आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी और ज़र्रार खोड़ो। एक बहुत ही आम सा शेर है, इकबाल का हर किसी ने सुना होगा कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये बेसिकली इकबाल ने अपने शाहीन के बारे में कहा है। लेकिन आज जो साहब हमारे हाथ लगे हैं वो हमारे शाहीन हैं, यानी मीडिया के शाहीन हैं। उम्र उनकी है 88 बरस, लेकिन हमसे ज़्यादा जवान हैं। सैकड़ों सहाफ़ी दावेदार हैं कि हम उनके शागिर्द हैं। हमने उनसे बराह रास्त कुछ नहीं लिया, लेकिन बिलवास्ता तौर पे मुस्तकिल उनसे हम फैज़ हासिल करते रहे हैं और कर रहे हैं। हुसैन नकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया भाई कि आपने बुलाया, वैसे तो अब कोई बुलाते ही नहीं हमें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ करा दूं, इनकी जो ज़िंदगी है मुख्तसर सा, ताकि उसके बाद फिर हम गुफ्तगू पे आएँ, ज़रा हट के जो गुफ्तगू होती है। हुसैन नकी साहब 88 बरस कबल यानी 1936 में लखनऊ में पैदा हुए। माशाल्लाह 12 बहन भाई थे। पहला जो इनका कॉलेज का तजर्बा है वो शिया कॉलेज लखनऊ का है, लेकिन तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। फिर 1950 में पाकिस्तान आ गए, डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में ये करना चाहते थे वो सब्जेक्ट वहाँ था ही नहीं। उसके बाद आप इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर चले गए, लेकिन वहाँ भी आप जो आज़ादी और तहरीक और इनकलाब है उसकी सरगर्मियों में हो गए, यूनियन में सरगर्म रहे। उसके बाद फिर कराची यूनिवर्सिटी आ गए। कराची यूनिवर्सिटी से इसलिए उन्हें निकाल दिया गया उनके साथियों समेत कि उस ज़माने में कोई बलोच तलबा थे, उनका एडमिशन कैंसिल हुआ था। तो हुसैन नकी साहब ने अपने साथियों समेत ख़ुद को कुर्बानी के बकरे के तौर पे वाइस चांसलर डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी के सामने पेश कर दिया कि जी हमें निकाल दें, इन्हें ना निकालें। तो इस शर्त पे कुछ मेरा ख्याल है मामला तय आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको फिर निकाल दूं। हाँ, तो अब और फिर उन्होंने निकाल ही दिया। अच्छा, यही नहीं, आपका ये रिकॉर्ड है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में बाद में इन्होंने एडमिशन लिया, वहाँ से भी निकाल दिए गए। अच्छा, अयूब खान की तालीमी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ज़ाहिर एजिटेशन कर रहे थे। उस ज़माने की जो बाएं बाजू की सबसे फ़ाल तलबा तंजीम थी NSF, उसमें आप लोग फ़ाल थे। तो फिर हुआ ये कि तंग आके एक दिन NSF के जो 12 रहनुमा थे उनको कराची से ही निकाल दिया गया। ये बेचारे मुल्तान में रहे, साहिवाल में रहे, लाहौर में रहे। और फिर उसके बाद अगर मैं आऊँ इनके सहाफ़ती कैरियर की तरफ, तो इनका सहाफ़ती कैरियर भी इनके तालीमी कैरियर का रिफ्लेक्शन है। इन्होंने PPI जो ख़बर रसाई एजेंसी थी उसमें नौकरी की, वहाँ से निकाल दिए गए। फिर कराची से एक अखबार निकला करता था, 1970 में निकला था, डेली सन। वो अपने ज़माने का इंतहाई जदीद और मॉडर्न अखबार था, और आप उसके रीजनल एडिटर रहे, लाहौर में थे। शमीम अहमद साहब उसके एडिटर थे, दी शमीम अहमद उन्हें कहा जा सकता था। 17 जुलाई 1972 को और किसी ने नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मार्शल्ला हुकूमत ने सन का डिक्लेरेशन मनसूख कर दिया, क्योंकि लिसानी फसादात पे गालिबन एक मजमून शाया हो गया था जो उन्हें पसंद नहीं आया। इसके बाद हुसैन नकी साहब जो हैं वो सोचने लगे अब क्या करें, तो फिर उन्होंने ख़ुद अपना एक अखबार पंजाब टाइम्स के नाम से शाम का अखबार निकाला। मैं तरतीब गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर हॉलीडे ढाका से एक निकलता था, और आउटलुक कराची से, उसमें मज़ामीन लिखते रहे। 1970-71 का जो बहरान था हमारा पाकिस्तान का, जिसमें बाद में पाकिस्तान टूट गया, उस दौरान आपने हफ्त रोज़ा पंजाब पंच निकाला, और एरिक सुप्रीम और नजम हुसैन सैयद जैसे जो लोग हैं उनको आपने कहा कि जी इसमें लिखें। पंजाब पंच का अपना दफ्तर नहीं था, एक बेंच थी, एक प्रिंटिंग प्रेस में, वही इनका दफ्तर हुआ करता था। मुजफ्फर कादिर का पैक ऑल प्रिंटर्स। तो एक मेज़ कुर्सी थी, ये दफ्तर था। और एक कोई खातून थी खदीजा गौहर, उनके बारे में पूछेंगे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत आपकी माली मदद की थी ताकि ये निकलता रहे। तो एजेंसियां परेशान थी उस जमाने में, कंट्रीब्यूशन से निकला था जी, जो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। अच्छा, एजेंसियां ज़ाहिर परेशान थी कि ये जो अखबार है ये जो इतना ख़तरनाक है, इसका दफ्तर कहाँ है। तो दफ्तर तो उन्हें नहीं मिला। वो प्रेस में आए तो उन्होंने कहा भाई साहब ये बेंच है और ये मेज़ है, यही हमारा दफ्तर है। और मज़े की बात है कि मदीहा गौहर और फरियाल गौहर कनेट कॉलेज के बाहर इसकी पंजाब पंच की जो कॉपियाँ हैं वो बेचा करती थी। फिर कभी कभी ये भी होता था कि मार्केट से अचानक से गायब हो जाता था।
और ये वजह क्या थी? वजह ये थी कि हफ्तरोज़ा शायद वाहिद हफ्तरोज़ा था, खुल्लम खुल्ला लिखता था कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको अगर हुकूक बहाल ना किए गए तो ये मुल्क टूट जाएगा, और फिर मुल्क टूट गया। 1990 की दहाई में, हालांकि हुजूर वाला का ताल्लुक़ लखनऊ से है, आपने पंजाबी का एक बहुत अच्छा अखबार निकाला सज्जन के नाम से, मगर नवाज शरीफ जो हैं उनकी हुकूमत ने कहा कि ए की कीता ही तुसी, तो उन्होंने ज़ाहिर है कोई भी इश्तिहार नहीं दिया, यारों दोस्तों के चंदे पे और इमदाद पे कब तक चलते, लिहाजा सज्जन भी बंद हो गया। लेकिन सिंध ने पैसे भी दिए और इश्तिहार भी दिए, और पंजाबी अखबार के लिए। हाँ, ये देखो, ये बेनज़ीर ने जब रीजनल प्रेस को दिए पैसे तो हमारे अखबार को भी दिए और इश्तिहार भी दिलवाए। अच्छा, अब ये मैंने ये आपका मुख्तसरन उल्टा सीधा जैसा भी मुझे रिसर्च में मिला मैंने आप सामने पेश कर दिया आपके। मैं जो हूँ, अगर पहला सवाल ये पूछूं, बाकी आप लोग हैं, हुसैन नकी साहब हैं, आपकी किसी से बनी भी है? सबसे ही बनी, आपसे बन रही, इनसे बनती है, नहीं किसी हुक्मरान से, हुक्मरानों से, किसी से मेरे कोई ज़ाती इख्तिलाफात तो थे नहीं। हाँ, और जो इख्तिलाफात थे भी वो इस तरीके के थे कि वो, मैं तो ज़ाहिर है सारे कैंपेन जो हमने की, चाहे स्टूडेंट डेज़ हों, चाहे हमारे जर्नलिज्म के डेज़ हों, हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते थे कि इसलिए बनाए पाकिस्तान के मुसलमानों का जो माशी सूरत हाल है, जो जिसमें वो पीछे रह गए हैं, और जो तालीमी सूरत हाल है, जो तरक्की नहीं हुई है, तो ये तरक्की हो, यानी समाजी भी, माशी भी और माशरती तरक्की हो, इसके लिए सारी उम्र मतलब यानी हमने कोशिश की। हमारा तो किसी से, तो ये तो बड़ी बेज़रूर चीज़ें हैं, उसके बावजूद आपको बेरोज़गार रखा गया, आप जेल भी गए, आप लेबर यूनियनों की भी हौसला अफजाई करते रहे, महरूम कौमियतों के इंसानी हुकूक की पूरी एक्टिविटी आपकी पूरी ज़िंदगी उसकी इबारत है। एंटी स्टेट बातें, तो ये एंटी स्टेट बातें, आपका एजेंडा तो बड़ा मासूम और पुरअमन सा है। बिल्कुल, ये सारी तहरीक ही पुरअमन थी। अमन और इंसाफ दो ही चीज़ें तो हम चाहते थे, और इन्हीं दो चीज़ों के लिए कोशिश की कि पाकिस्तान में भी अमन रहे। जब मशरक़ी पाकिस्तान का था, मुझे शमीम अहमद ने रात में 12 बजे मसूदुल्लाह खान के हाथ टिकट भेजा कि तुमने सुबह जाना है, क्योंकि तुम दोनों को जानते हो, शेख मुजीब स्टूडेंट लीडर रहे थे, और मादर मिल्लत के इलेक्शन के दौरान जितने दिन भी वो पाकिस्तान इस तरफ रहे, तो मैं और वो साथ हर जगह जाते थे, क्योंकि सोहरवर्दी साहब के यहाँ ठहरते थे, और सोहरवर्दी साहब जो दामाद थे वो मेरे वालिद के एक दोस्त के बेटे थे, तो हम हर वक्त वहाँ रहते थे और हमारी दोस्ती हो गई शेख मुजीब को भी। तो जब मैं गया भी हूँ तो शेख मुजीब ने कहा कि इसको डबल चाय पिलाओ और 2 समोसे और 2 वो खिलाना, क्योंकि ये मेरे ख़िलाफ़ लिखता है। मैं कहा मैं ख़िलाफ़ तो किसी की नहीं लिखता तुम्हारा, हम चाहते थे कि आप इक़्तिदार मिले, जमहूरियत के हम हक़ में, हम मतलब पाकिस्तान को चाहते हैं इकट्ठा रहे, बस हमारा इसलिए। और मैं आया भी इसीलिए हूँ, बल्कि सुल्तान अहमद अलवी साहब ये सब लोग आए। मैं कहा आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, मतलब मैं और यानी हमारे जो डॉक्टर मुबशिर हसन थे, उनको जनरल अपने हेलीकॉप्टर पे फिरा रहे थे सारी जगह। उनसे भी मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है तो और भी वहाँ पे ज़ाहिर है वो थे, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उसमें, बाद में तो खैर गए वहीं रहे, लेकिन वहाँ जो पीसी बना था तो हम शाहबाग होटल में रहे जी, वो ख़त्म हो रहा था वो, लेकिन वहाँ रहे और हमने बहरहाल कवर किया उस सारी सिचुएशन को। मैं तो आके लाहौर में कहा था, जब भुट्टो साहब ने कहा कि पाकिस्तान बच गया, जब दूसरी बार हुआ ना, जब दूसरी, ये तो पहली मीटिंग तो और थी, दूसरी में तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बच गया। मैं कहा कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान नहीं बचा। कहने लगे तुम मुझे क़य्यूम खान की तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मैं कहा
क़य्यूम ख़ान को तो मैं मतलब कभी कवर करने गया भी नहीं उसको मैं। तो मैंने कहा कि मैं तो आपको एक तारीख़ को समझने वाला एक बहुत ही पढ़ा लिखा आलिम आदमी ये समझता हूँ, और मुझे अफसोस ये है कि बजाय इसके कि आप लोग आपस में तय करें इस मामले को, और पाकिस्तान अदरवाइज़ टूट जाएगा। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन भी उन्होंने जीता जो आपने 54 में 50 का इलेक्शन नहीं हुआ, पहले 50 कहा, फिर उसको कहा 54 में कराएंगे, फिर कहा 56 में कराएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, फिर 58 की तारीख दी, फिर कहा कि अभी तैयारी नहीं हुई है 59 में होगा, 70 तक इलेक्शन नहीं हुआ। मैं कहा अब इलेक्शन हुआ है और वो जीत के आए हैं, मेजॉरिटी उनकी पार्टी की है। तो आप कहते हैं मुझसे शेयर करो, भाई क्यों शेयर करें आपसे, वाई मतलब आपका। मैं कहा, और ये भी गलत है कि विंग्स हैं, विंग तो ख़त्म हो गया था। आप देखें ना, ये जो LFO था उसके तहत तो सूबे रिवाइव हो गए थे, बलूचिस्तान नया सूबा बन गया था उस वक्त तो, बल्कि और पहले से 3 सूबे मौजूद थे। तो मैं कहा सब जगह अलग-अलग है, और आपको सिवाय पंजाब के, जो पंजाब अच्छे काम पाकिस्तान में पंजाब करता है तो मैं कहा पंजाब के अलावा तो आपको कहीं मेजॉरिटी भी नहीं, जो सिंध में तो नॉमिनल मेजॉरिटी थी भुट्टो साहब की उस वक्त के, मतलब पंजाब जैसी जो लैंडस्लाइड नहीं हुआ था कहीं। तो मैं कहा कि अब आप मतलब शेयर जिसका हक़ है उसको करने दें। मैं कहा ज़ाहिर है अगर नहीं चलेगी हुकूमत, टूट जाएगी, तो मतलब नेक्स्ट आप पार्टी हैं, तो आप बजाय इसके, और अगर पाकिस्तान को तोड़ना ही है तो भाई आराम से कर लो, बजाय इसके कि खून खराबा आपने किया बाद में, जो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जो यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं छपा सिवाय हमारे अखबार के, और किसी अखबार में अगर आप 10 जुमले दिखा दें कि ये हो रहा है वहाँ पे, वो नहीं छपा। तो टोटली आपने एक पूरी यानी यहाँ की आबादी पूरी सहाफत वेस्ट पाकिस्तान की उस वक्त लाइन टो कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट की, या 2-4 पागल लोग थे जो अपनी नहीं कहीं कोई 2-4 पागल नहीं थे, बहुत 2 ही होंगे शायद, 2-3 ही थे। मतलब यानी बाज़ लोग तैयार थे इस रिस्क को लेने के लिए। जैसे अब देखिए ना, मुजफ्फ़र कादिर तो सरकारी डिप्टी कमिश्नर थे, मौलवी मुश्ताक हुसैन ने कहा था कि तेरी सेक्शन 30 पावर्स छीन लूँगा, तू कोई वो लगाए वायसराय लगाए वहाँ साहिवाल में। तो उसको एक दोस्त ने जब वो निकाल दिया गया तो वो प्रेस दे दिया। उसके अलावा तो कोई था नहीं, वो मीर साहब का शागिर्द था, सफदर मीर ने उससे कहा कि इस पे दस्तखत कर दो इसके ऊपर, और सफदर मीर की समझिए सिफारिश से हमें वो डिक्लेरेशन मिला था, पंजाब पंच का जो मिला वो उससे मिला। नकी साहब, अब ये मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ये जो अभी जो पूरी CV आपकी बताई है उसतुल्लाह खान ने, कि मतलब कई तालीमी इदारों से आपको कहा गया कि जी बेहतर है कि आप चले जाएं, कहीं पोजीशन से, कहीं ये न्यूज़पेपर जॉब से वगैरह वगैरह। ये आपके जो एक्टिविज्म का सिलसिला है ये शुरू कहाँ से होता है? मतलब बचपन में क्या आपने अपने वालिदैन के खिलाफ भी मुहिम चलाई थी? मतलब मैंने अपने वालिद के खिलाफ, वो शिया कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर थे। आपके वालिद साहब? जी, मेरे वालिद साहब बाद में तो और भी ज़्यादा वो रहे, मतलब उनके ही कंट्रोल में रहे, और कई कॉलेज लड़कियों का कॉलेज बना और शहर में बना। अब तो शिया कॉलेज की स्ट्रेंथ भी तकरीबन 20,000 स्टूडेंट कम अज़ कम है जी। तो हमारे वालिद साहब जो थे उसकी मैनेजिंग कमेटी में थे, और शिया कॉलेज में उन्होंने अपॉइंट कर दिया मौलाना इब्न हसन जाटवी साहब को प्रिंसिपल जी, क्योंकि वो राजा साहब महमूदाबाद के शायद तालीक रहे थे। अब उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। एक कॉलेज बाकायदा जिसमें गुरबचन सिंह सिद्धू जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो इंडिया की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के हेड रहे तो इस लेवल के लोग वहाँ पढ़ाते थे।
उनको छोड़ के, और वाकई उनका राइट था, शंभू दयाल वर्मा थे, ये थे, इन लोगों का, कि ये लोग बने, क्योंकि ये नहीं था। हमारे ताहिर साहब थे जो इसमें थे कॉमर्स में, वहाँ ये फ़र्क नहीं था, क्योंकि शिया सुन्नी कौन अहमदी कौन क्या है, हिंदू है या सिख है, सभी पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। उस जगह आप ये सब काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके एक मजमून लिखा, उसमें मैं ख़ुद गया, एडिटर एक शिया कम्युनिटी का अखबार था सरफराज के नाम से, एक ज़माने में डेली भी था, फिर वो वीकली के तौर पे जिंदा रहा। सरफराज के एडिटर आज़म हुसैन आज़म साहब थे, जो हमारे घर आते भी थे, क्योंकि हमारे वालिद थे में। तो मैंने उनसे कहा कि चचा ये मजमून मैंने लिखा, लेकिन इसको मेरे नाम से आप ना छापें। पढ़ाओ। मैं कहा लेकिन छापना ज़रूर है। ज़ाहिर है उन्हें पता था मैं एजिटेटर हूँ, मैंने अपने घर पे अली ज़हीर साहब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करवाए। तो आपने, मैं बस थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपने अपने वालिद साहब के खिलाफ, उनके डिसीजन के खिलाफ, के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट आपने एहतजाज किया, आपने लिखा, इस वक्त जो सरफराज में छपा। इस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? 88 बरस। नहीं, उस वक्त थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी कम। तो मतलब कि ये शुरू से है आपके साथ ये बात, ये मिजाज का मामला है भाई। देखिए ना, अब उस वक्त की आप 46 से अगर सियासत को देखें, अब 46 में मैं एक ऐसा समझदार हूँ कि मुझे पता है कि मुस्लिम लीग क्या होती है, कांग्रेस क्या होती है। 46 में आप 10 साल के थे जी, 10 बरस के थे आप 46। तो 10 बरस में आदमी को समझ नहीं होती, थोड़ी बहुत समझ होती है, बिल्कुल होती है। नहीं, और आपको हमारा तो घर जो था उसमें बात होती है, पॉलिटिसाइज वो था, हर वक्त वहाँ पे ये बहस होती थी। और उस वक्त यानी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो शिया कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, जो कांग्रेस का मेरा ख्याल है वेंचर था, तो उसमें भी हमारे वालिद साहब काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि वो मतलब एक तरीक़े से वो समझते थे कि पार्टीशन अगर होगा तो ये मुसलमानों के लिए, आखिरी वक्त तक उनका यही ख्याल था कि पार्टीशन जो है उसने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया हिंदुस्तान के। मौलाना आज़ाद के हम ख्याल थे वो, मौलाना आज़ाद के ज़रूर हम ख्याल थे, लेकिन यानी ये पाकिस्तान तो बहरहाल है कि मुसलमान डिवाइडेड हुए सब कॉन्टिनेंट के। अब ये कि हम कितने अच्छे हालात में रह रहे हैं। आपका ये जो बागियाना मिजाज है ये बहुत शुरू से है, और उस वजह से इस वास्ते ये था कि जी यानी मैंने इस बात को नहीं माना, हमारे ये उसूल था कि जी शाम की भी न आप मगरिब इशा नहीं पढ़ने जा सकते मस्जिद में। हम तो आबादी मसाजिद के भी सेक्रेटरी थे, अंजुमन आबादी मसाजिद, क्योंकि एक मस्जिद में गाय ने बच्चे दे दिए थे। और हम लड़कों ने जाके उसको सिर्फ वहाँ से न सिर्फ निकाला, उसको सब तहारत की उस मस्जिद की। और जितनी गैर सैकड़ों मस्जिदें हैं लखनऊ में जो गैर आबादी हो सकती हैं, इतने तो मुसलमान उस वक्त भी नहीं थे वहाँ पे। मस्जिदें विश्व मारती, तो वो हम ये काम करते थे। अंजुमन आबादी मसाजिद बनाई, उसके ऊपर अपने वालिद से ज़बरदस्ती मैंने दस्तखत कराए कि आप भी इसको सपोर्ट करें कि मतलब मस्जिदों को मैनेज किया जाए प्रॉपर तरीके से। औकाफ वक्फ तो बहुत थे लखनऊ में, मेरा ख्याल है अभी भी अरबों रुपए की जायदाद जो है वो औकाफ की है, शिया औकाफ की भी है, सुन्नी वक्फ की भी है। वहाँ तो दोनों शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया कॉलेज, सुन्नी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, तीनों। अच्छा, हमारे जो हुक्मरान हैं, आपने जिक्र किया पहले शेख मुजीब का, भुट्टो साहब का, अयूब खान का, जनरल ज़िया के साथ आपका? जनरल ज़िया साहब के साथ मतलब कि उनके ज़माने में भी हम जेल में वो गए किले, भुट्टो साहब के ज़माने में भी गए
तो वो दोनों सिविलियन और यानी मिलिट्री के दोनों के मार्शल लॉ में हम सिविलियन मार्शल लॉ और मिलिट्री मार्शल लॉ में आपने कोई फर्क? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं लगता। ये बात एक ही है, बंदा अंदर ही है, एक ही है। हाँ, जेल वही है। वो बल्कि एक बेचारा जो वहाँ का इंचार्ज था उसकी टांग टूटी हुई थी, तो मैंने पूछा आप लंगड़ाते क्यों? उसने कहा कि मुझे इंडियन एजेंट समझ के यहीं रखा गया था, और जब ये साबित हो गया उससे पहले मेरी टांग तोड़ दी थी। अच्छा। तो अब मुझे इसका इंचार्ज बढ़ा दिया कि यार सॉरी आपकी टांग तोड़ दी, आप ये संभाल ये भी अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ। आप बात कर रहे थे हुक्मरान की, मैं थोड़ा सा जज साहिबान की भी बात करना चाह रहा हूँ। 2018 में आपका एक बड़ा एक तारीखी किस्म का आमना सामना हुआ था साकिब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ। ये क्या हुआ? पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का चक्कर। देखिए, एक बना था पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। अब उसमें हम मेरे बेटे वैसे जो आजकल प्रिंसिपल हैं एक मेडिकल कॉलेज के लाहौर में, अल्लामा इकबाल, तो उनके बहुत सारे जो लड़के थे उन्होंने मुझे कहा कि अंकल आप इसमें बने ताकि ये इसका काम होगा रिकग्निशन, ये जो प्राइवेट बेशुमार बनते जा रहे हैं। तो मैं कहा यार मैं कोई मतलब सरकारी ओहदा नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक कमीशन बन रहा है, तो आप उसमें शामिल हो जाएं। मैं कहा अच्छा चलो शामिल हो गए। अब वो उसकी मीटिंग हुई और पहले आमिर रज़ा साहब वहाँ पे रह चुके थे, कोई ओहदेदार। इलेक्शन होना था जिस दिन वो उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट हो गया। मैं कहा भाई कैसे इलेक्ट हो गए? मैं तो अभी यहाँ पे हूँ और अभी कोई वोटिंग भी नहीं हुई, और यहाँ पे एक कैंडिडेट और भी हैं, और अभी तो पाकिस्तानी माहौल। हाँ, पूरा। तो मैं कहा दूसरा कैंडिडेट भी, तो आप मतलब अभी टाइम भी नहीं हुआ है, तो ज़रा सब्र करें, अभी आ जाए। वो तो इलेक्शन उन्होंने कहा नहीं बस अब वो इलेक्शन हो गया, और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई ये तो इलेक्ट नहीं हुए। तो हाँ, ये ऐसा हुआ। अगले दिन मुझे शाम को पता चला कि मेरे घर के ऊपर साकिब निसार साहब जो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं या हाई कोर्ट के, पता नहीं, उस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे तो ये चीफ जस्टिस थे उस वक्त। अच्छा, चीफ जस्टिस होते। बहरहाल उनकी तरफ से एक नोटिस आ गया कि आप सुबह उनकी अदालत में पेश हो। तो अदालतें हमारे लिए हमेशा लास्ट हो रही हैं रिसॉर्ट के, जहाँ आप जाएँ कोई 1 दर्जन मुकदमे बने, और एक मर्तबा तो यानी जो पंजाब पंच के मुकदमे बने उनमें सारा अखबार हमारे लिए गए, और 6 मर्तबा उसको बैन कर दिया। बताइए। तो बहरहाल ये था। तो हमने वहाँ पहुँच गए सुबह। अब वहाँ आपने मतलब चीख के कहा कि कौन है हुसैन नकी? तो मैं कहा कि मैं उतनी ज़ोर से मैंने कहा मैं हुसैन नकी, मैं हूँ हुसैन। तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे मतलब एक अदालत के ख़िलाफ़ हो किया। मैं कहा अदालत के ख़िलाफ़ नहीं किया, आपके जो जज साहब थे वो वहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आप मेरी बात तो सुने। वो कहते नहीं कोई नहीं सुना, तो कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं कहा साहब मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ अदालतों की। तो कहा तुमने तो अभी मतलब अदालत पे चिल्लाओ। मैं कहा अदालत पे मैं नहीं चिल्लाया, अदालत से मैं माजरत करता हूँ। आपने बहुत ज़ोर से मुझे पुकारा तो मैंने बहुत ज़ोर से जवाब दे दिया कि मैं हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कहा बैठ जाओ जाके। लेकिन ये हुआ कि वो बाद में फिर आमिर रज़ा साहब जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि वो उसके चेयरमैन हो गए, वो फिर ये हुआ कि वो दोबारा इलेक्शन। तो एक जस्टिस भट्टी साहब थे जो अब रिटायर हो गए हैं, वो फिर बाद में उनको बनाया गया था। अदरवाइज़ तो मतलब जो जिन साहब को होना था वो भी डॉक्टर थे। बाद में किसी ने कहा कि तुम सपोर्ट कर रहे थे, वो तो अहले हदीस से ताल्लुक़ है उसका। डॉक्टर में भी अहले हदीस है, शिया है, सुन्नी है, हिंदू है। वो भाई डॉक्टर है और बड़ा मतलब माहिर डॉक्टर है वो। बहरहाल उन लोगों ने कोशिश की
कि एक अच्छा कमीशन बन जाए, वो नहीं बन सका। हुसैन साहब, अब देखें आपकी पूरी लाइफ जो है, आपने इस दौर में आपने बहुत बदलते देखा है, सहाफ़त को भी, मीडिया को भी, मुल्क को भी। आई गेस अभी हम पिछले जो 10-15 साल खराब होते हुए देखा है, बदलते खराब होते हुए देखा है, वो भी एक तब्दीली है। खराब होते हुए देखा है, देखो अच्छी तब्दीली है। देखिए नहीं, सन 47 में पाकिस्तान टाइम, और मतलब दुनिया में समझा जाता था कि इस एशिया के रीजन में जो अच्छे अखबार हैं उनमें से एक है। उसको ऊपर उसके पूरे ग्रुप पे आपने कब्जा कर लिया है। मतलब और क्या वजह थी आपको उसके कब्जे का? तो सिलसिला है ना पहले दिन से, वो तो चल रहा है ना, चाहे अखबार हो या ज़मीन हो या प्लॉट हो, वो तो चल रहा है ना। पहले अखबार पे कब्जा कर लेते थे, डिक्लेरेशन मनसूख कर देते थे, अब ये चीज़ें हो गई आउटडेटेड। अब वो ना डायरेक्ट दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं। वैसे वो भी अब गेम खत्म ही हो गई। नहीं, वो चिप विप लगा देते हैं। अच्छा, वो अखबार की इंतजामिया पे, और वो चिप का रिमोट कहीं और होता है। मॉडर्न हो गया था। चिप नहीं लगा देते हैं, जो इसका बजट है एडवर्टीजमेंट का, इसमें बड़ों के दरमियान एक वो हो जाता है कि तुम्हें इतना, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा इतना हिस्सा, और तुम सब ये रहोगे। तो अफसोस की बात तो यही है कि पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त ज़्यादा स्प्रेड थी इवन यानी मैनेजमेंट्स में कि वो इसको मतलब रेजिस्ट करेंगे, इसको, ये जो है आज़ादी सहाफ़त पे आप वो कर रहे हैं। आप देखें ना कि 63 में वो आया प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, रेजिस्टेंस से वो ये यानी जर्नलिस्टों की, मालिकों की, उसमें सब ने हिस्सा लिया। उसमें 63 के मूवमेंट में सब ने हिस्सा लिया था, और उसकी वजह से वो रुका। उसमें फिर अमेंडमेंट हुए, इस तरीके से नहीं, क्योंकि जो हमें कहा गया कि आप प्रेस नोट और ये जो प्रेस रिलीज़ आएगी सरकार के हैंड आउट, वो मनोवन छापेंगे, तो वो हम लोगों ने गलतियों समेत छाप दिए। उसकी हेडलाइन तक में गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब वो फिर वो विड्रॉ कर लिया। अब मतलब उसमें अमेंडमेंट आपको करना पड़ा। आपने हर मूवमेंट को, जो ऑर्गेनाइज होते थे लोग, यानी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक मुल्क को डेमोक्रेटिकली नहीं चलाएंगे तो किस तरीके का आपको कोई फ़ायदा हुआ उससे? अब आपसे ये पाकिस्तान चल रहा है। अच्छा, इसी पॉइंट पर अगर इसी बात को मैं आगे ले जाऊं, तो अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे दौर देखे हैं आपने, मार्शल लॉ, नीम मार्शल लॉ, जमहूरियत, नीम जमहूरियत, फिर हाइब्रिड प्लस, ये प्लस जो 2.0 या जो भी इसको कहें, जो आजकल चल रहा है। इस तारीख की रोशनी में आपको आगे जाते हुए क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि वही पुरानी एक्सपेरिमेंट्स को ना हम थोड़ा सा पैकिंग चेंज करके एक बार फिर पेश कर देते हैं, तो फ्यूचर आपको क्या नजर? अब मुझे इस वास्ते नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो जमहूरी तहरीक थी उसका मेन स्टे बंगालियों पे था। ये अब इस वक्त पाकिस्तान में मेजॉरिटी पंजाब की है, या तो पंजाब मतलब इस मूवमेंट को टेकअप करे और जमहूरी मूवमेंट को, और वो खड़ा हो इसके ख़िलाफ़। हो भी सकता है किसी वक्त में पंजाब, कई अगर तारीख़ में आप देखें तो कई मर्तबा उसने स्टैंड लिए। तो अगर पंजाब खड़ा होगा तो फिर तो हो सकता है, अदरवाइज़ तो और मतलब वो लड़ सकता है, क्योंकि उसको लड़ना पड़ेगा अपने बच्चों से। हालात जो हैं वो कमज़ोर होते 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 अब इस लेवल पे आ गए कि जैसे आपके दौर में जब आप फुल एजिटेशन मूड में थे, आपकी जनरेशन, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता था कि यार ये इस साइड का है और ये इस साइड का है। आज मैं अगर जहन पे जोर दूं तो मुझे अपोजिशन भी हिज मैजेस्टीज अपोजिशन लगती बिल्कुल है। सही है, हिज मैजेस्टी की लॉयल से ज़्यादा है, सर्वाइल अपोजिशन है। तो ये तो ज़्यादा अजीब सूरत हाल है, ये तो ज़्यादा अजीब सूरत हाल है। ये तो
ये बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल है, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है यहाँ, और जो अपोजिशन है वो इतनी कमज़ोर और नेसेंट है, वो तो ना होने के बराबर है। क्योंकि उसमें या तो आपने लोगों को मार दिया या लोगों को इतना मतलब है कि तोड़ दिया है कि वो अब खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। और अब मैंने तो कहा कि जब तक, अब तो सिर्फ यही एक होप हो सकती है कि पंजाब में इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है लोगों के हक़, लोगों को जमहूरी हक़ नहीं मिले। आप देखें ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये माना गया कि भाई आपको 3rd tier चाहिए इसका, लोकल गवर्नमेंट आप बनने नहीं देते। 18वीं तरमीम के मुताबिक, राइट, और इसको एक बहुत बड़ा एक स्टेप कहा जाता है टुवर्ड्स डेवोल्यूशन, तो उसमें था कि यार वफाक से सूबों तक पावर आए, लेकिन उसमें एक और भी बात थी कि फिर सूबों से लोकल गवर्नमेंट तक आए। और एक आयरनी है पाकिस्तान की तारीख की कि जब कोई आमिर आता है, राइट, तो वो इस पॉलिटिकल क्लास को बाईपास करके लोकल बॉडीज का एक निज़ाम खड़ा करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल क्लास को मैंने कम ही देखा है। मेरा तो ये कहना है कि उसको उन्होंने टोटली उस क्लास को करप्ट कर दिया, वरना कम से कम जो निचली सतह पे आम आदमी था वो जब भी एक्टिविटी हुई, यानी 100% आपको अगर पाकिस्तान की किसी ज़माने में ऐसे भी होता था कि लोकल गवर्नमेंट में ऐसे लोग इलेक्ट होके आए हैं जो 100% ईमानदार लोग हैं, और फिर जिन्होंने वो ऊपर आगे जाएंगे। या जैसे आपने स्टूडेंट यूनियन ख़त्म कर दी। अब आप देखिए ना कि मतलब अब हमारे ज़माने में ताहिर मोहम्मद ख़ान, यानी जिनको आपने वो किया और बाद में एक्सेप्ट हुई, ताहिर मोहम्मद ख़ान फ़तेह आपकी कैबिनेट में रहा, मेरे कैबिनेट में रहा, चंगेज़ ये मतलब हम लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों को शामिल किया, सिंध में मोहन लाल रामचंदानी को NSF में भी शामिल किया और दूसरी जगहों पे भी शामिल किया, उबैदुल्ला अलीम को शामिल किया। आपने मतलब उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है और वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर कर दिया और उनकी मस्जिदें रोज़ तोड़ रहे हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। अच्छा, अब हुसैन नकी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे पास चंद मिनट हैं। आपने जिस तरह कहा कि आपने हालात को बिगड़ते देखा है अपने लाइफ के दौरान, और आपने सारा जिक्र कर दिया कि जमहूरी क़ुव्वतें कमज़ोर हुई, आमरीत मजबूर हुई, हमारे यहाँ जो कुछ हुआ। हमारे यहाँ आजकल जो नई नस्ल है, दे आर इन देयर 20s और 30s, और वो डिजिटल जनरेशन है, वो सोशल मीडिया की जनरेशन है, वो दुनिया से ज़्यादा जुड़ी हुई जनरेशन है, और वो मायूस भी है बहुत सारी चीज़ों से। आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उन्हें क्या कहेंगे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है इस पाकिस्तान में जो हुक्मरानों से चल नहीं रहा, उन्हें क्या करना होगा? क्योंकि वो तो सोच रहा है कि मैं किस तरह निकलूं, कैसे यहाँ से, मैं बाहर कैसे जाऊं। अगर उसे यहाँ पे रहना है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करे? देखिए, बाहर जाने से क्या हासिल होगा? बाहर जाने से वो अपने कुछ हालात ज़ाती अपनी बर्तन मांझ के और दीगर सर्विसेज ऑफ़र करके कुछ कमा लेंगे और खुशहाल भी हो जाएं, शायद यहाँ आके घर भी बना लें, डिफेंस में बना लें। लेकिन मसला ये है कि अगर आप नौजवान ऑर्गेनाइजेशन बनाए, सबसे अहम जो चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन बनाना उनका ज़रूरी है, वो बनाएं और वो मूवमेंट करें, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में के हर लिहाज से पाकिस्तान ये जो टूट भी गया, पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो यहाँ भी हर किस्म के वसाइल अवेलेबल है आपके पास। कोई ऐसी मतलब यानी अगर इसको आप सही तरीके से मैनेज करें, यहाँ तो गवर्नेंस की ख़राबी और मिसमैनेजमेंट इतना है, अगर ये ना हो तो पाकिस्तान बिल्कुल ही वायबल है। ये आप चारों सूबों को देख लें। आप कह रहे हैं कि समाजी तंजीमें बनाएं, जब आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, मुतहरिक हो ग्राउंड लेवल पे, वो ज़ाहिर तंजीम पहले बनाएं,
तालिब इल्मों की बनाएं, यूनियंस के लिए फाइट करें। मगर वो तो बैन है जी, बैन है, पाबंदी है। नहीं तो अगर एजिटेट करेंगे जब भी तो ये तब बेहतरी आएगी, हमारा यकीनी तौर पे आएगी। ये हो नहीं सकता कि ये हुकूमत 15 दिन रेजिस्ट कर सके इस तहरीक को। हम लोगों ने भी कैसे चलाई थी, यहाँ से निकाल दिया, हैदराबाद गए, हैदराबाद से निकाल दिया, बेवकूफ़ी ही किया दो गई। हम लोग वहाँ चले गए, सक्कर चले गए, सक्कर से निकाल दिया, भावलपुर चले गए, भावलपुर से निकाला, मुल्तान चले गए, हर जगह वो मूवमेंट आगे बढ़ गया। देखिए आजकल की इसके लिए वो कहती है मैं ऑनलाइन देखे नहीं, ये मजबूरन अब ये तकरीबन 4000 नौजवान जेलों में है कम अज़ कम, लेकिन इसमें अगर सारे नहीं तो 1000 तो पॉलिटिकल वर्कर निकलेगा। ये 1000 पॉलिटिकल वर्कर जो है ये ऑर्गेनाइज करे, अपने यूथ को ऑर्गेनाइज करे, ये वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करे, पेजेंट्री को ऑर्गेनाइज करे, और ये सब इसके लिए यकीनी तौर पे तैयार होते हैं। मूवमेंट में आप देखें ना, स्टूडेंट मूवमेंट को किसने नहीं सपोर्ट किया? हम लोगों का मूवमेंट जो था वो कैसे चला? लेकिन आप ये कहें पुरअमन रहे या अभी जो हमने देखा है पुरअमन ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा जलाओ भी देखा है। मास को जमा करके आप लाएं 10 यानी 1 लाख आदमी आप निकालें इस्लामाबाद में, मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट जो है जो उसके मुतालबात को नहीं मानती। तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज पुरअमन तौर पे आगे आना होगा। पुरअमन ही ऑर्गेनाइज हो सकता है, वरना तो वो उनके पास कैपेसिटी है कि आपको क्रश कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप वायलेंट होंगे तो उनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस वो कर सकते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप वायलेंट हो, वो तो आप वो बिल्कुल ही चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि वो तो चाहते हैं आप वायलेंट। थैंक यू सो मच, तबर्रुक है आपकी आमद, आपका हमारे साथ ये वक्त गुजारना। हमारे ऐसी नस्ल के लिए जिसकी वाकफियत कम है हमारी तारीख़ के साथ, जो समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये पहली दफ़ा हो रहा है। हम सहाफ़ियों पे भी बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि लिफाफा सहाफ़ी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। ये एक स्ट्रगल जमहूरियत के लिए सहाफ़ियों ने, तालिब इल्मों ने की है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप ने नहीं की। और जहाँ पे हम आज खड़े हैं ये भी हम जो है ना बड़ी जिद्दोजहद के बाद यहाँ पे खड़े हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत हमें स्पेस है वो हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया, और वो आप जैसे लोगों की जो है ना कुर्बानी है, स्ट्रगल है कि जिसका थोड़ा बहुत हम अभी फ़ायदा उठा रहे हैं। समझते हैं हमारी जिम्मेदारी थी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम आपने देखा, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।